हेलो दोस्तों, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, टेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम ये महत्वपूर्ण सेशन चला रहे हैं जिसको आपको जो है नोट डाउन करना है फ्रेंड्स, और नोट्स बनाते रहिए जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्विक रिवीजन आपका एक बार हो जाएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप शॉर्ट नोट्स देख करके ज़रूर जाइएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस जो टॉपिक है, इस टाइप का टॉपिक होता है जो जैसे कि बाल विकास हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, और पर्यावरण अध्ययन है, हिंदी है, तो इन सभी में आपके नोट्स कंप्लीट रहेंगे। क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट रहेंगे, तो आप एक क्विक रिवीजन करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी साथी इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर है। मतलब जो भारोत्तोलक है, जो वेट लिफ्टर होते हैं, जो वेटिंग वाला जो प्लेइंग में वेट लिफ्टिंग का वो करते हैं, उन्हें मांसपेशी और बॉडी को बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, भोजन में उन्हें कौन सा आहार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ 4 प्रकार के आहार दिए गए हैं, जिनमें है पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन। जो वेट लिफ्टर हैं उन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता प्रोटीन आहार की होती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, प्रोटीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, रेखा की माँ खालिस्तान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। रेखा नाम की एक लड़की है, उसकी माँ जो है तालाब से रोज पानी लाती है और उसमें वह फिटकरी डालकर रखती है। तो ऐसा वह क्यों करती है, आइए जानते हैं। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, पानी को रंग रहित करने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने में। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी। श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी से कहना। दूसरा है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तीसरा है विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। डी है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हमें बताना है कि जो खाद्य श्रृंखला की संकल्पना पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारिता के लिए जो है सबसे प्रभावी होगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, जो जीव हैं उनके प्ले कार्ड्स बनाना, और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक या अलग करने के लिए जो है इन चारों क्रमों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निस्यंदन, सबसे पहली जो क्रिया होती है वह निस्यंदन होती है,
उसके बाद में निस्तारण किया जाता है, उसके बाद में फिर उसका वाष्पन किया जाता है और वाष्पन के बाद में होती है अवसादन। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कि निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? एक विज्ञान की टीचर है जो कि विज्ञान में श्वसन से संबंधित जो चैप्टर है वो पढ़ाने के बाद में विद्यार्थियों का जब टेस्ट लेती है तो बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हैं कि श्वसन में जो सांस लेने और श्वसन के बीच में क्या अंतर होता है। तो इसी पर ये क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स। बड़े क्वेश्चन को आप इजीली 2-3 बार पढ़िए, समझ उसमें विकसित कर लीजिए, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व कीजिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे क्वेश्चन की उतना आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और क्लियर भी होगा। तो देखिए क्या है इसके ऑप्शन। यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। इसका राइट आंसर होगा वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यापित नहीं कर सकी, ऑप्शन डी। इसका मतलब ये है कि शिक्षिका के द्वारा ही जो इस अध्याय या इस चैप्टर में जो श्वसन से संबंधित उन्होंने पढ़ाया उसको वह अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाई, जिससे कि बच्चों की समझ ही विकसित नहीं हुई और वे दोनों जो बच्चे हैं उन दोनों में श्वसन और सांस लेने में अंतर को बता नहीं पाए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। भोजन बनाने का सही तरीका कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथियों से बनना चाहिए, क्योंकि हम घरों में सब्जियों का यूज़ करते हैं, खाना बनाते हैं जब, तो हमें पता है कि हमें कैसे हम सब्जी को बनाते हैं और कैसे हम सब्जियों का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला था कि काटना और तब उन्हें चलते पानी में धुलना, तो ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर बात की गई कि सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। अगर हम धूप में रखेंगे तो वो तो सब्जियाँ वैसे ही ख़राब हो जाएगी धूप से, तो धूप में तो हम रखते ही नहीं हैं। रही बात तीसरे नंबर की, तो बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। फ्रेंड्स ऐसी कुछ ही सब्जियां होती हैं जिन्हें तल करके हम जो है उसको फ्राई करते हैं, लेकिन जो अदर जो और सब्जियां हैं वो उनको हम तलते नहीं हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बचा एक ऑप्शन की सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हम पहले सब्जियों को अच्छी तरह धुलकर साफ़ कर लेंगे और उसके बाद में फिर हमें उसे काट कर बनाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना या शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। चौथा है, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्न के उत्तर लिखवाना।
यहाँ बात की गई है वायु प्रदूषण की। क्वेश्चन में जो है वायु प्रदूषण प्रकरण को पढ़ाने की बात की गई है, जिसके लिए उन्होंने 4 शिक्षकों को रखा है। अब देखिए 4 शिक्षक हैं तो वो 4 अलग अलग पद्धतियाँ अपनाएंगे, हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी वही है कि 4 शिक्षक अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ बोल रहा है कि जो 4 शिक्षक हैं उनकी चारों पद्धतियाँ दी गई, तो इसमें राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। बोला गया है कि विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। सीधी सी बात है कि हम वायु प्रदूषण पढ़ रहे हैं तो हम वायु के जो प्रदूषण जो फैल रहा है उसी के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर दीपावली की बात क्यों की गई, क्योंकि दीपावली में ऐसा त्यौहार है जबकि यहाँ पर पटाखे जलाए जाते हैं, बम वगैरह जो है फोड़े जाते हैं, तो इस सब से वायु में और भी ज़्यादा प्रदूषण, इसमें एयर पॉल्यूशन होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए दीपावली त्यौहार की बात यहाँ पर की गई कि दीपावली के पहले आप देखिए कि जब पटाखे वटाखे नहीं जलाते हैं तब वायु की गुणवत्ता क्या थी, और जब हम दीपावली मनाकर हो जाती है, पटाखे वगैरह हमारे जलाकर हो जाते हैं, तब आप वायु की जो गुणवत्ता है उसमें, तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा कि वायु प्रदूषण दीपावली के बाद अधिक हमें देखने को मिलेगा। तो बस यही बात यहाँ पर आपको समझना है कि वायु प्रदूषण की बात की गई है तो कुछ ना कुछ इसमें हमें जो नमूने इकट्ठे करने की बात की गई, वायु के नमूने इकट्ठे करेंगे, उसके बाद ही हम उसको अच्छी तरह से बता पाएंगे कि वायु प्रदूषण किस तरह से फैल रहा है। देखिए, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है: पढ़ाई के लिए पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी या अति सक्रियता, आक्रामक व्यवहार। तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे की जाएगी? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आक्रामक व्यवहार के द्वारा जो है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान शिक्षिका के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे खालिस्तान तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति देखती है कि स्टील की खाली कटोरी, स्टील की जो खाली कटोरी है वह पानी में तैरती रहती है, लेकिन लोहे की एक जो छोटी सी कील होती है वह पानी में डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऑप्शन है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है। जो स्टील की कटोरी है उस पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। मतलब यहाँ स्टील में जो बल लग रहा है भार से ज़्यादा है, और लोहे में जो लोहे की कील पर जो भार लग रहा है वो बल के भार से जो है भार की तुलना में कम है। सेकेंड है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा होता है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आप सभी साथियों को सेशन अच्छा लगा, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में, क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम टेट की होने वाली है, तो जिसके लिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्लास को जरूर देख करके जाइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।